हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिशा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी 11th क्लास का पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। माई सेल्फ महेश, आपका इंग्लिश टीचर। आपका जो 11th क्लास के अंदर हम शुरुआत में जब बात करेंगे तो हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि हमारा जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रामर आपने 10th क्लास में बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से वहां पर समझ में आया होगा। यदि कोई कमी रह गई है तो आज हम यहां पर दूर कर देंगे उस कमी को। आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो ग्रामर के अंदर कि आपके जो ग्रामर के जो टॉपिक है उसके अंदर आपके टेंस है, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, कंजक्शन और भी कई टॉपिक हैं जो आपके ग्रामर के अंदर दिए हुए हैं। हम एक एक करके सभी की चर्चा करेंगे। आज हम अपना पहली क्लास है, हमारा पहला वीडियो है, पहली क्लास है और आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने ही काम को आगे बढ़ाते हैं। तो बड़ा ही इजी टॉपिक की बात करेंगे। हमारी पहली क्लास है तो हम पहले बड़े इजी टॉपिक की बात करेंगे। हालांकि टॉपिक हार्ड नहीं है इतना, लेकिन कईयों ने क्या है कि इसको हार्ड बना रखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है आपका नरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। नरेशन आपने बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े तो होंगे ना। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़े ही अच्छे तरीके से आपने 10th में पढ़े हैं और उसी को हम चर्चा करेंगे। आपकी पुरानी बातें हैं वो भी ताजा हो जाएगी। आपने पहले पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आएगा और जिसने पढ़ रखा है उनको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी हार्ड नहीं है। देखो, नेरेट, नरेशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है अपना नेरेट। नेरेट मीन्स वर्णन करना। सीधी सी बात है कि नेरेट यदि वर्ब के रूप में है ना, वी मीन्स वर्ब मीन्स क्रिया, तो इसका अर्थ निकलता है टू डिस्क्राइब। मीन्स वर्णन करना। इसका अर्थ क्या निकलता है? टू डिस्क्राइब, वर्णन करना। और नरेशन और क्या है? नरेशन ये यदि नाउन के रूप में आए ना तो इसका अर्थ निकलता है इट डिस्क्राइब्स एन इवेंट। कि मीन्स किसी एक घटना क्या करना? वर्णन करना। किसी घटना का वर्णन करना। कि हम जब नरेशन पढ़ते हैं, हम नरेट तो पढ़ते नहीं, हम पढ़ते क्या है? नरेशन पढ़ते हैं और उसके अंदर किसी घटना का तो वर्णन करते हैं कि राहुल सेड टू राजू आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। कि राहुल ने राजू से कहा कि मैं आज के दिन स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो उसने किसी घटना का ही तो वर्णन किया है। कि किसी घटना क्या किया है? उन्होंने वर्णन किया है। जब भी एक फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोलता है, मीन्स इसमें बात क्या होगी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन से बोलेगा और तो वो बात करेगा वो थर्ड पर्सन की करेगा। कि मीन्स जैसे मैं बोलूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। आप और हम जब बात करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन मीन्स टॉपिक को लेकर तो बात करेंगे। कि जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, हम टॉपिक क्या लेकर बैठे हैं? नरेशन। कि फर्स्ट पर्सन आई आपको पढ़ा रहा हूं, यू सेकंड पर्सन आप पढ़ रहे हो और थर्ड पर्सन क्या है अपने पास? नरेशन। कि इसी टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वही बात है कि नरेट क्या है? एक वर्ब के रूप में है और जब भी ये वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ निकलता है टू डिस्क्राइब, मीन्स वर्णन करना। और नरेशन जब भी एक नाउन के रूप में आता है तो इसका अर्थ निकलता है इट डिस्क्राइब्स एन इवेंट, कि किसी घटना का क्या करना? वर्णन करना।
ये तो था आपका सिंपल सा बड़ा ही इसकी डेफिनेशन, आपने पहले भी पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो आपने अब हमने पढ़ ली है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नरेशन जो होते हैं, कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, नरेशन जो होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। ये नरेशन कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। फर्स्ट तो क्या है अपना डायरेक्ट नरेशन और सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। कि फर्स्ट तो है आपका, आप इसको एक बार राइट करें इसको यहां तक का, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कि नरेशन पढ़ रहे थे हम, मैंने आपको बताया कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला तो कौन सा है? डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। देखो इसकी एक डेफिनेशन कैसे हम समझ सकते हैं इसको, यदि आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया ना, तो आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो फॉर्मूला है वो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एक कहानी है, हम कहानी सुनते हैं और इसी कहानी के बेस पर हम नरेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो मैं कहूं कि हमने जैसे नाम लिए थे अभी राहुल और राजू, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों फ्रेंड हैं। कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम है, 2 स्टूडेंट्स है, एक का नाम है राहुल और सेकंड का नाम क्या है? राजू। और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों फ्रेंड है। एक बार राहुल अपने घर से निकला और रास्ते में उसको राजू मिल गया। कि दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे और राहुल अपने घर से निकल कर आया अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए, और उसने राजू वहां पर मिला और राजू से उसने कहा कि राजू क्या बात है, आज आप नहाए नहीं, को तैयार नहीं हुए स्कूल के लिए, चलो तैयार हो जाओ, हम स्कूल के लिए चलते हैं। तो राजू ने कहा कि राहुल मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। कि राजू ने क्या कहा? राजू ने किससे बोला? राहुल से कि मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। इसमें स्पीकर तो कौन है? यदि मैं बात करूं कि इसमें बोलने वाला कौन है? राजू। और जो लिसनर है, सुनने वाला, वो कौन है? अपना राहुल। कि राजू ने राहुल से क्या कहा कि राहुल मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। यह बात राहुल ने सुनी, राजू ने इसको कही और राहुल ये बात सुनकर स्कूल आ गया। और स्कूल में आते ही टीचर ने कहा कि राहुल आज अकेले आए हो, आपका फ्रेंड राजू नहीं आया। तो राहुल ने कहा आते ही, सर राजू ने मुझसे कहा कि राजू मुझे रास्ते में मिला और राजू ने मुझसे कहा कि मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। क्या कहा राजू ने? वर्ड पे ध्यान देना कि मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। ये जो शब्द थे, आपको पता है ये सब किसके थे? यदि मैं पूछूं कि ये लाइन बोली किसने थी, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर ये बात तो राजू ने बोली थी। लेकिन टीचर को कौन बोल रहा है? राहुल। भाई राजू ने राहुल से कहा और राहुल ने आकर किसको बताया? टीचर को। लेकिन शब्द कौन से कहे कि मीन्स वर्ड कौन से यूज में लिए? जो राजू ने सेम वर्ड तो राहुल को डिलीवर किए थे ना, वही सेम वर्ड कि वर्ड किसके थे? राजू के। राहुल सुनकर आया और यही वर्ड, सेम वर्ड कि मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि वक्ता के द्वारा, वक्ता मीन्स स्पीकर बोलने वाला, वक्ता के द्वारा कही गई बात को
कि मीन्स स्पीकर के द्वारा कही गई बात को, राजू के द्वारा कही गई बात को, कि इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों कहना। जो का त्यों कहने का मतलब है कि जैसा आप सुनकर आए हो, कि जो बात आप सुनकर आए हो वही सेम बात आपने आकर डिलीवर कर दी। कहने का मतलब अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, कि जैसे ही हम सुनकर आए हैं वो की वही बात आकर कह दी, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो उस बात को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? डायरेक्ट नरेशन में काउंट करते हैं, कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों कहना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। खुद की तरफ से कुछ भी ऐड न करना। इसको आप राइट करें एक बार और इसी सारणी को हम आगे बढ़ाएं। इसी बात को राजू इंग्लिश में कहेगा। आप इंग्लिश में सेंटेंस कैसे आएगा वो कैसे लिखेंगे? राजू सेड टू राहुल, और इन्वर्टेड कॉमा में बात होगी कि राजू सेड टू राहुल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखो, राजू सेड टू राहुल, राजू ने किससे कहा? राहुल से। स्पीकर, बोलने वाला कौन है? राजू, फर्स्ट पर्सन है स्पीकर। लिसनर कौन है? राहुल, सेकंड पर्सन। राजू ने अपनी बात किसके सामने डिलीवर की? राहुल से, कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, कि मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। वो क्या है? सेम बात है। राजू के द्वारा कही गई बात को राहुल ने सेम ही डिलीवर किया है, तो ये बात कौन से नरेशन में काउंट होगी? डायरेक्ट नरेशन में। इसमें तो सब्जेक्ट जो है वो है राजू, और जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? राहुल। कि हमेशा राजू से लेकर राहुल तक सेंटेंस दो है जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ए सेड टू बी, यहां तक का जो पैटर्न आता है कि ए सेड टू बी, यहां तक का जो सेंटेंस आता है इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला, ये सेंटेंस कहलाता है आरवी। आरवी मीन्स रिपोर्टेड वर्ब। आपको ये तो पता होगा अच्छी तरीके से, आपने 10th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा है इसको, कि आरवी मीन्स रिपोर्टेड वर्ब। इसके बाद में जो बात आती है आरएस की मीन्स इन्वर्टेड कोमा में जो बात पेक होकर आती है, जो बात किसके अंदर पेक होकर आएगी? इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो बात कहलाएगी आपकी आरएस। आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। आरएस वाली बात कौन सी है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब के अंदर पहला जो स्टार्ट होता है वो स्पीकर, वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जो एंड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है? राजू बोलने वाला, और राहुल क्या है? ऑब्जेक्ट है। बाकी क्या है? आरएस की बातें हैं। हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर बढ़ेंगे, सेंटेंस जो आपका आएगा वो डायरेक्ट में दिया हुआ आएगा, और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं, कि मीन्स इसी बात को हम तोड़ मरोड़ कर अपने शब्दों में कहेंगे। ये मीन्स एक तो मान लो कि हम किसी से डायरेक्ट बात करें तो वो डायरेक्ट बात होगी, एक हम थर्ड पर्सन के माध्यम से बात करें तो वो बात कैसी हो जाएगी? इनडायरेक्टली। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं, ये हम किसकी ओर बढ़ेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर, तो तब कहते हैं कि आपको 5 प्रकार के चेंजमेंट करने होते हैं। कि जब आपको डायरेक्ट से किसकी ओर बढ़ना है? इनडायरेक्ट की ओर। आपको सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ आएगा और आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं तब हमें 5 टाइप के चेंजमेंट करने होते हैं। वो 5 टाइप के चेंजमेंट क्या क्या है, हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो चेंजमेंट होगा वो होगा आरवी के अंदर। आरवी मीन्स रिपोर्टेड वर्ब, आपको याद रखना है इसको, आरवी और आरएस को। यदि मैं कहूं आरवी तो आपको आरवी का मतलब क्या समझना है? रिपोर्टेड वर्ब। आप इसको राइट कर लें
कि जब भी मैं कहूं आरवी तो आरवी का मतलब क्या समझोगे आप? रिपोर्टेड वर्ब। जब मैं कहूं आरएस तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने वर्ड पहले भी सुन रखे हैं। तो फर्स्टली जो चेंजमेंट होगा वो चेंजमेंट होगा आरवी के अंदर। दो कहते हैं कि यदि आपका सेंटेंस असर्टिव हो, कि आपका सेंटेंस क्या हो? असर्टिव हो। असर्टिव की पहचान क्या होती है? कि सेंटेंस जो आएगा वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर आएगा, कोई क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग नहीं होगा इसके अंदर। वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? असर्टिव। और आपको पता है कि जब हमारा डायरेक्ट में सेंटेंस असर्टिव हो तो आरवी में दिए गए सेड टू को, आरवी में दिए गए सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? टोल्ड के अंदर। तो पहला जो चेंजमेंट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? वो आरवी के अंदर सेंटेंस क्या बनेगा? राजू टोल्ड राहुल। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? दो सेंटेंस दे रखे हैं आपका आरवी और आरएस, इसको हम कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन लगाएंगे। कहने का मतलब यदि हमारे पास दो पाइप हो और उनको जोड़ने के लिए हम बीच में एक कड़ी लगाते हैं, कि बीच में एक कड़ी लगाते हैं ना जिससे वो दोनों पाइप अटैच हो जाएं, तो उसी दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? किसका यूज करेंगे? हम कंजक्शन का यूज करेंगे। हम कंजक्शन का यूज करेंगे। और वो कंजक्शन जो है असर्टिव सेंटेंस के अंदर, यदि आपका सेंटेंस असर्टिव हो तो कंजक्शन के रूप में क्या लगाते हैं? हम दैट। क्या लगाते हैं? दैट। यहां तक क्लियर है आपको? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो मेन बात आती है वो आती है आरएस को कन्वर्ट कैसे करें, कि आरएस को चेंज कैसे करें। तो आरएस को चेंज करने के लिए सबसे बड़ी बात आरएस को चेंज करने वाली बात है, तो आरएस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप आरएस का टेंस डिफाइन करो। आरएस मींस रिपोर्टेड स्पीच, और आरएस का क्या करो? आप टेंस डिफाइन करो। और आरएस का टेंस डिफाइन करने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है। आपने सर पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं बताता हूं आपको कि सिंपल सा फॉर्मेट क्या है। कि यदि आपको आरएस का टेंस पता करना है, इस बात को आप लिख लेना अपनी कॉपी में, वो क्या है? यदि आपको आरएस का टेंस पता करना है तो सबसे पहले आरएस के सब्जेक्ट को उठाओ। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? आरएस के सब्जेक्ट को। और आरएस का सब्जेक्ट क्या है? कि सब्जेक्ट के रूप में क्या मिले आपको? आई मिल जाए, आपको मिल जाए वी, आपको मिल जाए यू, ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, दे या नेम। कि सब्जेक्ट ही होते हैं, सब्जेक्ट 8 मेंबर होते हैं सब्जेक्ट के। वो मेंबर कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या फिर सब्जेक्ट के रूप में क्या है? किसी का नाम आए। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 मेंबर है। इन्हीं 8 मेंबर में से आपको एक मेंबर मिल जाएगा और सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट जो बनता है वो इन्हीं का बनता है। कहते हैं ना कि आप क्वेश्चन करो हु से जो आंसर निकल कर आएगा वो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। यही हम सुनते आ रहे हैं कि सेंटेंस में आप किससे क्वेश्चन करो? हु से। हु से जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर निकल कर आएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। आंसर आपको ये तो 8 मेंबर में से एक मेंबर आता है भाई, आंसर यही तो आता है। और जब आंसर यही आ रहा है तो हमें हु से क्वेश्चन करने की आवश्यकता क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाए आपको? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम मिल जाए। ऑब्जेक्ट इन्हीं का बनता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी, वी का अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, नेम का नेम। ऑब्जेक्ट इन्हीं का बनता है। सब्जेक्ट आरएस का आपने सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट का पता करना शायद आपको आ गया होगा। और सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। भाई सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। तो फर्स्टली हमारे जो पहले जो स्टेप थी वो कंप्लीट हो गई कि आरएस का सब्जेक्ट पता करने की। यदि आपको आरएस का सब्जेक्ट पता कर लिया तो ये मान लो हमें नब्ज पता चल गई इसकी। सब्जेक्ट क्या मिला? आई। क्लियर? उसके बाद में जैसे ही आपने आरएस का सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया कि आरएस का सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की भूमिका कौन निभा रहा है, कि सब्जेक्ट का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है? आई। तो इसके बाद में देखो
आई के बाद में, कि मीन्स आई कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कि आरएस के सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या मिल जाए, या तो हेल्पिंग वर्ब मिले या फिर आपको क्या मिले, मेन वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब मिले या फिर क्या मिले आपको, मेन वर्ब। देखो इस बात को यदि आप ध्यान से सुनोगे तो मेरी गारंटी है इस बात की कि आपको आरएस टेंस में नरेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप ध्यान से सुनोगे, आपको पहले समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है कि आपने प्री 10th क्लास में आपको समझ में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या मिले, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या मिल जाए, इज, एम मिल जाए, आर मिल जाए, वाज या वर मिल जाए, कि आपको बी का परिवार मिल जाए, इसको बी के मेंबर कहते हैं, कि आपको क्या मिल जाए, इज, एम, आर, वाज या वर, कि ये क्या है आपको सब्जेक्ट के बाद में मिलेंगे। आपको किसके बाद में ढूंढना है इनको, सब्जेक्ट के बाद में, कि यदि सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है आपको, इनको ढूंढना है कि सब्जेक्ट के बाद में क्या मिल जाए आपको, इज, एम और आर, वाज या वर। ये जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेंगे ना, तो आपको इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आपको इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, आईएनजी फॉर्म भी मिलेगी। ये कंडीशन कब होगी, जब सब्जेक्ट के बाद में क्या मिले आपको, हेल्पिंग वर्ब। ये ना मिले तो आपको क्या मिल सकता है, हैज या हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी इनके साथ, थर्ड फॉर्म, और आपको हैड भी मिल सकता है, हैड, हैज और हैव। ये भी ना मिले तो हमें क्या मिल सकता है, डू, डज या डिड भी मिल सकता है, तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये भी ना मिले सब्जेक्ट के बाद में, तो सब्जेक्ट के बाद में हमें विल भी मिल सकता है और सेल भी मिल सकता है, कि सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या क्या मिल सकता है, विल भी मिल सकता है और सेल भी मिल सकता है, तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, कि विल और सेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, फर्स्ट फॉर्म। जब भी इज, एम और आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो हमें पता है टेंस कौन सा आता है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वाज और वर आए वर्ब की आईएनजी है तो टेंस कौन सा आ गया हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हमारी हैड प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो टेंस आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और जब हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो टेंस आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। जब आपको डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो आपको टेंस आपको कौन सा, पास्ट सिंपल। यदि आपको विल दे रखा हो, आपको सेल दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो टेंस है आपका फ्यूचर सिंपल। और ये तो बात थी हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में। यदि आपको सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो आपको क्या मिल सकती है, मेन वर्ब मिल सकती है, और मेन वर्ब की या तो आपको फर्स्ट फॉर्म मिले, या फर्स्ट फॉर्म क्या ऐसी है यस वाली मिले, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यदि आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाना कंपलसरी है। तो आपको क्या मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या ऐसी यस वाली फॉर्म मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी यस वाली फॉर्म मिले तो टेंस कौन सा आ गया हमारा, प्रेजेंट सिंपल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आया तो टेंस कौन सा है हमारा, पास्ट सिंपल। ये सिंपल सा फॉर्मेट है टेंस को डिफाइन करने का। तो हमने टेंस को डिफाइन करने की है आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला, आई के बाद में क्या दे रखा है आपको, एम हमें मिला कि नहीं मिला, मिला ना। सब्जेक्ट के बाद में क्या मिला हमें, हेल्पिंग वर्ब में एम मिला। तो मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर दे रखे, तो आपको वर्ब की आईएनजी भी चाहिए, तो आपको क्या आईएनजी दे रखी है, यस दे रखी है। आपका आंसर क्या आया, यस कि हमें आईएनजी दे रखी है। तो आपको पता है कि यदि आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो सेंटेंस कौन सा आ गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और आपको पता है यदि आपका आरएस का टेंस खुद प्रेजेंट हो, आपने पढ़ा होगा पहले कि यदि आपका आरएस का टेंस खुद क्या हो, प्रेजेंट हो, तो अनुगामी टेंस में मींस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस बात को मैं आपको एक सारणी बनाकर समझाऊंगा आगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं।
कि प्रेजेंट से किस में पढ़ोगे आप, पास्ट में। तो आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन, कि टेंस का पता तो कर लिया हमने। यदि आपका टेंस इसमें टेंस का पता कर लिया, सबसे मेन जो रोल निभाता है, रोल जो प्ले करता है वो टेंस है। और यदि आपने टेंस का पता कर लिया तो ये मान लो कि आपने इसका 60% जो पोर्शन है वो सोल्व कर दिया। तो टेंस कौन सा मिला हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट को कन्वर्ट किसमें करेंगे हम, पास्ट के अंदर, कि प्रेजेंट का फॉर्मूला हमेशा पास्ट में कन्वर्ट होता है। आपको सीधा से याद कर रखना है कि यदि आपका आरएस का टेंस खुद प्रेजेंट है तो आने वाले टेंस से मींस डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, तब आप प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट के अंदर। तो प्रेजेंट दे रखा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो सीधी सी बात है आप किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। अब क्या दे रखा है, एम, सब्जेक्ट क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के तीन टाइप के पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे, या फिर किसी का नाम ये होते हैं थर्ड पर्सन। यदि आपको आई और वी फर्स्ट पर्सन दे रखे हो तो आपको पता है हम किसके अकॉर्डिंग किसको कन्वर्ट करेंगे, आरवी में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है आपको, राजू, तो राजू के लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगा, तो मैं प्रोनाउन किसका यूज कर सकता हूं, ही का। राजू आदमी का नाम है, उसको क्या कर सकता हूं मैं, ही का यूज। और टेंस है हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। तो इसे हमारा किस में कन्वर्ट करोगे, वाजवर में। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। और आपको टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड दे रखा है टुडे, और आपको पता है हम टुडे को किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट टेम। मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 5 प्रकार के चेंजमेंट करने हैं। वो हमने चेंजमेंट कितने किए, 5। पहला चेंजमेंट तो ये, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, और ये चेंजमेंट कौन सा है, 5। चेंजमेंट कितने हो गए, 5 चेंजमेंट है। और पांचों चेंजमेंट 5 सारणी पर बेस है। डायरेक्ट से बड़ा ही सिंपल सा है। यदि आपको 500 टेबल याद हो गई ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आराम से बना लोगे, बड़े ही सिंपल फॉर्मेट से। और 500 टेबल है, 500 टेबल हम पढ़ेंगे, वो टेबल कौन सी है हम चर्चा करते हैं। ये राइट करें आप, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन दी। यदि आपको डेफिनेशन समझ में आई है तो आई एम श्योर आपको अच्छे तरीके से आगे भी समझ में आएगा। हम सारा तो पैटर्न पढ़ेंगे, इन 500 टेबल के आधार पर ही पढ़ेंगे। आप इसको एक बार राइट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यदि हम इसको कहें, देखो क्या कह रहे हैं, इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि राजू टोल्ड राहुल, राजू ने क्या किया, राहुल को बताया दैट की ही वाज नॉट गोइंग, ही वह वाज नॉट गोइंग, कि वह नहीं जा रहा था टू स्कूल दैट डे, आज के दिन। अर्थ क्या निकल रहा है कि राजू ने क्या किया, राहुल को बताया कि वह आज के दिन स्कूल नहीं जा रहा था। लेकिन राजू ने तो क्या कहा था कि मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। इसमें वक्ता कौन है, राजू था, इसमें भी राजू है। कि आप लिख सकते हो कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन। कि वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों कहना, जैसा हम सुनकर आए हैं वैसा का वैसा कहना, तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन। और इसी बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन। आप इसको राइट करें एक बार। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, किसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें जो चेंजमेंट होते हैं वो जो अकॉर्डिंग टू टेबल है वो 3 टाइप्स ऑफ चेंजमेंट है। तीन प्रकार के क्या है इसमें बदलाव है।
पहला जो बदलाव होगा वो होगा आपका टेंस संबंधी क्या होगा, चेंजमेंट, कि कौन सा चेंजमेंट होगा आपका रिलेटेड टू टेंस, कि मीन्स टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी क्या होगा, परिवर्तन होगा। सेकंड जो होगा वो होगा आपका रिलेटेड टू प्रोनाउन, रिलेटेड टू प्रोनाउन, के मीन्स प्रोनाउन संबंधी क्या होगा आपका परिवर्तन। और तीसरा जो चेंजमेंट होगा आपका थर्ड, वो थर्ड चेंजमेंट है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स समय और दूरी, रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी चेंजमेंट। ये तीन प्रकार के चेंजमेंट है, तीन प्रकार के चेंजमेंट तीन टेबल पर बेस है। हम तीनों की टेबल पढ़ेंगे कि तीनों की टेबल कौन सी, कैसे क्या बन सकती है, आपको पहले पढ़ी होगी। सबसे फर्स्टली हम चर्चा करेंगे कल रिलेटेड टू टेंस, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेटेड टू प्रोनाउन, फिर टाइम एंड डिस्टेंस। चौथी जो टेबल बनेगी आपकी वो टेबल बनेगी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब, जब मेन वर्ब का कार्य करे। शायद आपने पढ़ा भी होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो कल आपको बड़ा ही अच्छी एक बात है जो कि आपको सबसे ज्यादा तो नरेशन का तो ये मान लो घुमाती है नरेशन को, सेंटेंस को, कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो बात है नरेशन में, सबसे ज्यादा समझ में नहीं आती है, वो बात क्या होती है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य करे, कि आपको इज एम आर दिया जाए, आईएनजी न दिया जाए, कि मीन्स हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य कर रही है, तब जाकर क्या चेंजमेंट होता है, कैसे उसको सारणी बनती है, उसकी टेबल कैसे बनेगी, हम कल उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कल इसके सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तब तक स्टे होम, बी सेफ, गुड लक।